हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारी सीरीज लीगल करंट अफेयर्स में, जहां हम लेटेस्ट केसेस को समझते हैं उनके फैक्चुअल बैकग्राउंड के साथ, और ये भी समझते हैं कि आप इन केसेस को अपने मेंस के आंसर्स में किस तरह से साइट कर सकते हैं। शुरू करते हैं। आज का पहला केस है जयश्री वाई जोगी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये अच्छा केस है, हालांकि इस पे जजमेंट अभी पूरी तरह से आया नहीं है, लेकिन ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को जगह दे रहा है इंटरप्रिटेशन की, और देखते हैं ये केस कैसे आगे बढ़ेगा। अब इस केस में क्या हुआ कि एक एयरफोर्स फैमिली है, मदर है, फादर है और एक छोटा सा बच्चा है 6 साल का। उसकी मदर ट्रेजेडी के कारण डेथ हो जाती है, उनके फादर रीमैरी कर लेते हैं, एंड द स्टेप मदर इज जयश्री जोगी। ठीक है। अभी जयश्री जोगी जो है वो उस 6 साल के बच्चे को अपने ही बच्चे की तरह पालती हैं, बड़ा करती हैं, बहुत अच्छे से रखते हैं, और ये बच्चा बड़ा होके एक एयरमैन बन जाता है, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स में। अब 30th April 2008 के आसपास another tragedy strikes the family, and this child, who is now a young man, dies of some kind of poisoning। ठीक है, कोई एल्यूमिनियम फॉस्फाइड पॉइजनिंग के कारण इसकी डेथ हो जाती है। इंटरनल इंक्वायरी से पता चलता है कि शायद उसने सुइसाइड किया था। अब जयश्री के लिए उनका सिर्फ सौतेला बेटा नहीं मरा है, इट वॉज हर सन, बिकॉज शी रेज्ड हिम एज हर ओन। शी डिड नॉट हैव हर ओन किड्स बिकॉज देयर वॉज ऑलरेडी अ चाइल्ड प्रेजेंट। बट तकलीफ के साथ साथ एक लीगल बैटल भी शुरू हो गया, जो कि पेंशन पे शुरू हुआ था। ठीक है। 2010 में स्टेप मदर जो है वो एयरफोर्स रिकॉर्ड ऑफिस को अप्रोच करती हैं, सीकिंग स्पेशल फैमिली पेंशन एज डिसीज्ड ऑफिसर्स मदर। उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया इस ग्राउंड पे कि वो उस ऑफिसर की बायोलॉजिकल मदर नहीं है। ठीक है। और स्पेशल पेंशन का अधिकार सिर्फ बायोलॉजिकल पेरेंट को ही है। एडिशनली उन्होंने ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन को भी क्लेम किया था, और वो भी उन्हें डिनाई कर दी गई, क्योंकि वो एविडेंटली उस सेट इनकम क्राइटेरिया में फिट नहीं हो रही थी जो सरकार ने सेट किया है कि आपकी सालाना इनकम 30,000 और लेस होनी चाहिए, तभी आप उस ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन के लिए एंटाइटल्ड हैं। इनकी 84,000 थी। ठीक है। इस एडमिनिस्ट्रेटिव रिजेक्शन से परेशान होके जयश्री जी आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल कोची में जाती हैं और पेंशन बेनिफिट्स के डिनायल को चैलेंज कर देती हैं। ट्राइब्यूनल ने एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन को अपहोल्ड करके इनको डिनाई कर दिया। यही ऑब्जर्वेशन था कि भाई स्टेप मदर को एक बायोलॉजिकल मदर के इक्विवेलेंट नहीं रखा जा सकता फॉर द पर्पज ऑफ ग्रांटिंग स्पेशल फैमिली पेंशन। ठीक है। For the purpose of granting special family pension, a mother has to be a biological mother, not any kind of mother। अब ये तो this is a very narrow interpretation if you think about it। आज की टाइम एंड एरा में ये narrow interpretation fit नहीं होती, जो कि कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया लेटर ऑन। ट्राइब्यूनल ने उनकी ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन के क्लेम को भी रिजेक्ट कर दिया, वही रीजन देते हुए कि आपका इनकम थ्रेशोल्ड जो है वो हमारे क्राइटेरिया में फिट नहीं हो रहा। अब इस एडवर्स डिसीजन से परेशान होके एपेलेंट फाइनली सुप्रीम कोर्ट जाती हैं और इस रेस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करती हैं, विच इंक्लूडेड द टर्म मदर। कि पेंशन रेगुलेशन स्कीम्स में, जो कि एक वेलफेयर लेजिस्लेशन है, वहां पे इस तरह के नैरो इंटरप्रिटेशंस क्या सही हैं, और अगर इन्हें अलाउ कर दिया जाता है तो जिस वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए ये इनैक्ट किए गए, क्या एफिशिएंटली वो उन्हें इनैक्ट कर सॉरी क्या एफिशिएंटली वो इन्हें प्रमोट कर पाएंगे? विल दे बी एबल टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव दे वर क्रिएटेड फॉर इफ दे आर रेस्ट्रिक्टेड? क्या वो भला कर देगा अगर उसे आप डब्बे में बंद करके रख दे तो? कोर्ट के क्या ऑब्जर्वेशन थे? कोर्ट के ऑब्जर्वेशन थैंकफुली बहुत पॉजिटिव थे। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्रेस किया कि वेलफेयर पर्पस, स्पेशली पेंशन स्कीम्स के लिए जरूरी है कि वर्ड मदर जो है वो नैरोली इंटरप्रेट ना किया जाए। इट कैन नॉट बी अ स्टैटिक और अ रिजिड टर्म। हर केस में एग्जामिनेशन जो है वो पर्टिकुलर फैक्ट्स के बेसिस पे होना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन कि भाई उस बच्चे के माता पिता कौन थे, उस बच्चे को पालने पोसने वाले लोग कौन थे, नॉट जस्ट बायोलॉजिकल पेरेंट्स बट हु वर द पीपल अराउंड हिज ग्रोइंग ईयर्स, हु ब्रॉट हिम अप। ठीक है। एक बच्चे की लाइफ में मटरनल रोल को अदा किसने किया? डेफिनेशन जो है वो टाइम और सेंचुरी और द
सिचुएशन सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। एक बच्चे को पालने पोसने वाली महिला कौन थी? वही उसकी माँ है। जिस लेडी ने उस बच्चे की जीवन में माँ का किरदार अदा किया है, वही उसकी माँ भी है। इट्स नॉट जस्ट द बायोलॉजिकल मदर हु टेक्स केयर ऑफ अ चाइल्ड और हु इज द मदर ऑफ अ चाइल्ड। व्हाट अबाउट अडॉप्टिव मदर्स? व्हाट अबाउट सरोगेट मदर्स? व्हाट अबाउट यू नो फॉस्टर मदर्स? ये क्या मदर्स की डेफिनेशन में नहीं आती? क्या वो उतनी ही डिलिजेंस और उतनी ही सिंसियरिटी और एफर्ट के साथ बच्चे को नहीं पालती? तो आप सिर्फ एक बायोलॉजिकल मदर को राइट देकर ये कहना चाहते हैं कि बाकी जितनी भी माएँ हैं उनका कंट्रीब्यूशन बिल्कुल निरर्थक है, बिल्कुल बेबुनियादी है? ऐसा कैसे हो सकता है? फिर तो यशोदा को भी माँ नहीं माना जाएगा। एक बच्चे की माँ जो है उसको बचपन में बिल्कुल छोटी उम्र में इन्फेंसी स्टेज में छोड़ के चली जाती है। उसको उसकी नानी पालती है, बड़ा करती है, पढ़ाती है, लिखाती है, ख्याल रखती है, उसे अच्छे ओहदे पर बिठाती है अपनी मेहनत से। ट्रेजेडी स्ट्राइक्स, वो बच्चा मर जाता है। अब उस बच्चे की जॉब के बाद जो उसे कुछ जो बेनिफिट्स उसके डेथ के बाद उसे मिलेंगे, वो आइडियली किसको मिलने चाहिए? अगर आप इसको लीगली नहीं, एथिकली और इक्विटी के बेसिस पर इंटरप्रेट करें, तो क्या वो मदर जिसने अबैंडन कर दिया था अपने बच्चे को इन्फेंसी स्टेज में, वो सडनली आकर कहती है कि नहीं, मैंने ही पैदा किया था, सारे बेनिफिट्स मुझे मिलने चाहिए, तो क्या ये फेयर है? क्या हमारा लॉ इस तरह के सिस्टम को एनकरेज करता है? और इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जस्टिस कांत ने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन को पोज किया टू इंडियन एयरफोर्स काउंसिल पोटेंशियल इनजस्टिस को हाईलाइट करने के लिए, जो कि इस रिजिड इंटरप्रिटेशन की वजह से हो सकते हैं। वही हाइपोथेसिस जो मैंने अभी आपके सामने रखी। कोर्ट ने क्वेश्चन किया कि क्या उन सर्कमस्टांसेस में जहाँ पे एक बायोलॉजिकल मदर अपने बच्चे को अबैंडन कर देती है और बच्चा जो है वो नानी या फादर के पास पलता है, वही केयर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हैं। बायोलॉजिकल मदर सडनली डेकेड्स के बाद आती है और फिर एंटाइटलमेंट्स क्लेम करने लगती है। इज इट फेयर? बिल्कुल नहीं। कन्वर्सली कोर्ट ने उन सिनेरियोस को भी एग्जामिन किया जहाँ पे बायोलॉजिकल मदर बच्चे की बर्थ के कॉम्प्लिकेशंस के दौरान मर जाती है और स्टेप मदर अज्यूम्स फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रेजिंग द चाइल्ड। वुड यू नॉट सी हर एज द चाइल्ड्स मदर? वुड यू नॉट लेबल हर एज अ चाइल्ड्स मदर? कोर्ट ने सजेस्ट किया कि मदर की डेफिनेशन को फ्लेक्सिबली इंटरप्रेट किया जा सकता है बेस्ड ऑन फैक्चुअल सर्कमस्टेंसेस टू डिटरमाइन कि भाई मटर्नल रोल को एक्चुअली जेन्युइनली किसने फुलफिल किया है। बेंच ने क्वेश्चन किया कि टर्म मदर जो है वो स्टैटिक रहना चाहिए, लेकिन उसमें व्हाट इज द रीजन वाई यू हैव बिकम सो रिजिड कि जब तक बायोलॉजिकली बच्चा माँ बाप से कनेक्टेड नहीं है तब तक आप उसे माँ बाप ही नहीं मानेंगे? जस्ट बिकॉज यू वांट टू डिनाई देम ऑफ पेंशन, जस्ट बिकॉज यू वांट टू सेव सम मनी। ये तो गलत है ना? वेलफेयर लेजिस्लेशन इस तरह के थोड़ी होते हैं। When Indian Air Force Council argued कि existing Supreme Court precedents जो हैं वो मदर के वर्ड the term is limited not by us but by Supreme Court precedents, और उनमें ही मदर में सिर्फ बायोलॉजिकल मदर्स को शामिल किया गया है। और पेंशन रेगुलेशंस जो हैं 1961 के, वो क्लियर है और अनचैलेंज रहते हैं। nobody ever raised a concern about our restrictive interpretation before। तो कोर्ट ने इन प्रेसिडेंट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट की तरह नहीं लिया कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होते हैं। दीज एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स प्रोसीजर्स आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल मैग्नेट्स। यू आर टू फॉलो देम बट यू आर नॉट टू फॉलो देम ब्लाइंडली। इफ दैट rule or procedure creates a difficulty in a person's life, then you need to discard them, और ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट है। ठीक है। कोर्ट ऑब्जर्व की पेंशन लेजिस्लेशन को एक पर्पसिव और सोशल अप्रोच के साथ इंटरप्रेट करना जरूरी है, एक रेस्ट्रिक्टिव टेक्निकल इंटरप्रिटेशन नहीं होनी चाहिए। अब कोर्ट ने एक डायरेक्टेड अ काउंसिल टू एग्जामिन कंपैरेटिव स्टैट्यूट रूल्स एंड रेगुलेशंस जिनमें इसी तरह की रेस्ट्रिक्टिव डेफिनेशंस दे रखी हैं, एनालाइजिंग हाउ कोर्ट्स हैव एक्सपैंडेड देयर इंटरप्रिटेशन एंड देयर रैशनल बिहाइंड सच एक्सपेंशन and the liberal approach adopted in social and welfare legislation। अब
स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन, मीनिंग ऑफ मदर इन वेलफेयर लेजिस्लेशन इस केस का प्राइमरी इशू है। लीगल प्रिंसिपल मैं आपको बता चुकी, राइट टू इक्वालिटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाती है। सब्सटैंटिव वर्सेस फॉर्मल इक्वालिटी, लीगल क्वेश्चन ये इस बात पे सेंटर करता है कि क्या इक्वालिटी का मतलब है सबको सेम तरीके से ट्रीट करो, या फिर जो लोग जहां सिचुएटेड हैं वहां पे उन्हें इक्वली ट्रीट करो, बराबरों के बीच में बराबरी, ठीक है, या बराबरी वालों के बीच में बराबरी। Administrative law, reasonableness of classification. The case examines whether the administrative distinction between biological mothers and stepmothers in pension regulation constitutes a reasonable classification based on intelligible differentia. Because if it does not, it is clearly violative of Article 14 और उसे strike down किया जा सकता है, ठीक है। फैमिली लॉ, लीगल रिकॉग्निशन ऑफ स्टेप रिलेशन, डी फैक्टो वर्सेस डी ज्योर पेरेंटेज, जहां पे केस ने लीगल रिकॉग्निशन ऑफ अ फंक्शनल पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को एक्सप्लोर किया, दैट एग्जिस्ट्स इन फैक्ट वर्सेस दोज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। लीगल एग्जामिनेशन हुआ है वेदर अजम्पशन ऑफ parental responsibility should confer corresponding parental rights including succession and benefit entitlements। बेसिकली ये केस जो है ये पोटेंशियली एक बहुत ही बड़ी पिक्चर को हाईलाइट कर रहा है ना, कि अडॉप्टिव पेरेंट्स, सरोगेट पेरेंट्स, फॉस्टर पेरेंट्स, सारे जितने भी लोग जो कि बच्चे की परवरिश में रोल प्ले करते हैं, एक्चुअल जेन्युइन रोल और डायरेक्ट रोल प्ले करते हैं, उनको इस तरह के वेलफेयर लेजिस्लेशन में इंक्लूड करना चाहिए या नहीं। तो इट लाइक आई सेड, इट पेव्स वे फॉर समथिंग वेरी ग्रेट, और इसीलिए ये केस इंपॉर्टेंट है। अभी फाइनल जजमेंट नहीं आया है, वी आर सपोज टू वेट फॉर इट, बट आई एम होपिंग कि फाइनल जजमेंट जो है वो पेरेंट्स की और एक वेलफेयर लेजिस्लेशन की एक सोशल रिफॉर्मेटिव अप्रोच पे फोकस करेगा, ठीक है। दिस वॉज द केस। अब हम आते हैं अपने अगले केस पे, उड़ीसा फाइनेंशियल कॉरपोरेशन वर्सेस विज्ञान केमिकल इंडस्ट्रीज एंड अदर्स। अब इस केस में एक छोटी सी टेक्निकलिटी हुई थी और इसीलिए ये केस इंटरेस्टिंग बन जाता है। बस एक नोटिस की टेक्निकलिटी जो कि सेक्शन 80 में दे रखी है, ओके, सेक्शन 80 CPC। अब एपेलेंट जो है वो है OSFC, उड़ीसा स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, जो कि एक स्टेट बॉडी है, ठीक है। along with Industrial Promotion and Investment Corporation of Odisha, which is IPICOL, इन्होंने jointly मनोरमा केमिकल वर्क्स को फाइनेंस किया था 1984 में, और इन्होंने गंजम उड़ीसा में एक ब्लीचिंग पाउडर प्लांट को स्टैब्लिश किया था। अब इन्होंने विज्ञान केमिकल इंडस्ट्रीज से रॉ मटेरियल्स को बाय किया मनोरमा एंटरप्राइजेस ने, और दीज रॉ मटेरियल्स वर वर्थ ₹66,000, जिसका पेमेंट इन्होंने नहीं किया और पेमेंट ऑब्लिगेशंस में भी ये बाद में डिफॉल्ट कर गए। अब जो इन्होंने OSFC से जो लोन लिया था उसको भी ये रीपे नहीं कर पाए, जिसकी वजह से OSFC ने इनको एक्वायर कर लिया, है ना। ये बैंकरप्सी के कुछ रूल्स होते हैं जहाँ पे अगर एक एंटिटी या एक कंपनी बैंकरप्सी की तरफ जाती है तो क्रेडिटर्स उसे एक्वायर कर लेते हैं, एंड देन दे डिसाइड वेदर टू शट द कंपनी और कंटिन्यू रनिंग इट, और वही जो एसेट्स होते हैं उसको लिक्विडिफाई करते हैं ताकि क्रेडिटर्स को अकॉर्डिंगली उनकी लाइबिलिटीज और उनके डेट्स को सेटल किया जा सके, ठीक है। मैंने एक केस में से डिस्कस किया, काफी लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है ये। अब मनोरमा केमिकल्स अब रिस्पोंडेंट नंबर 1 जो है वो एक रिकवरी सूट फाइल करता है। रिस्पोंडेंट नंबर 1 मतलब विज्ञान केमिकल्स, ठीक है, 24% इंटरेस्ट के साथ अगेंस्ट मनोरमा केमिकल्स एंड अदर्स इन द कोर्ट ऑफ सेकंड एडिशनल सिविल जज देहरादून, ठीक है। इन्होंने इस रिकवरी क्लेम में OSFC को भी डिफेंडेंट बना दिया, क्योंकि OSFC ने एविडेंटली मनोरमा केमिकल्स को एक्वायर कर लिया था। अब ट्रायल कोर्ट का जो जजमेंट था वो OSFC के ऑब्जेक्शन के बावजूद भी इन विज्ञान केमिकल्स के फेवर में आ गया, और उन्होंने 24% पर एनम कंपाउंडेड एट 2% मंथली पे पेमेंट अलाउ कर दिया, ठीक है। 1990 फिर बहुत कुछ हुआ, 1992 में बैंक गारंटी मांगी गई, 1999 में कुछ और पैसा दिया गया,
प्रोसीडिंग्स पेंडिंग रही, बाद में इनको इनकैश कर लिया गया जो चेक्स वगैरह फाइल किए थे, बहुत सारी अपील्स चलती रही, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स, लीगल चैलेंजेस चलते ही रहे, मतलब केस बहुत लंबा चला, 4 डेकेड्स तक केस चलता रहा और फाइनली ओएफएससी को अटैचमेंट प्रोसीडिंग्स फेस करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि ये जो 90,000 ऑर्डर किए थे ट्रायल कोर्ट ने, 24% इंटरेस्ट जिसको पर मंथ 2% के साथ कंपाउंड किया जाएगा, वो बढ़ बढ़ के 9 करोड़ रुपए में कन्वर्ट हो गया, सब 8.89 करोड़, द 90,000। ठीक है, अब उसको रिकवर करने के लिए विज्ञान केमिकल्स ने अगेन एग्जीक्यूशन फाइल किया एंड एग्जीक्यूशन को फैसिलिटेट करने के लिए कोर्ट ने ओएसएफसी को अटैच कर लिया, उनकी सारी प्रॉपर्टीज वगैरह अटैच कर ली, कुल मिला के 22 करोड़ के एसेट्स वर्थ अटैच हो गए। अब केस में ना कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस थे कि भाई ये सूट जो है ओएसएफसी के अगेंस्ट मेंटेनेबल है भी कि नहीं, और जो इंटरेस्ट लगाए जो कि बहुत ही रिडिकुलस और हाई है वो सही है कि नहीं। ये सेक्शन तुम्हें पता होगा, नोटिस वेरी इंपॉर्टेंट। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, अब इनका कहना था कि हम एक स्टेट बॉडी हैं, वी आर अ स्टेट बॉडी, है ना, स्टेट बॉडी पे केस करने से पहले आप यूं ही केस नहीं कर सकते किसी स्टेट बॉडी पे, यू कैन नॉट जस्ट सू अ गवर्नमेंट बॉडी, इट्स नॉट अलाउड। सेक्शन 80 के अकॉर्डिंग आपको उन्हें पहले नोटिस देना पड़ता है 2 महीने पहले, और वो 2 महीने पहले वो नोटिस उनको मिलता है, और क्योंकि सोचने वाली बात है कि वो गवर्नमेंट बॉडी है, इट्स द गवर्नमेंट इटसेल्फ, तो केस करने से पहले गवर्नमेंट से बात कर लो, उनको नोटिफाई कर दो कि इस तरह के तुम्हारे ग्रीवेंसेस हैं और तुम सू करना चाहते हो, तो गवर्नमेंट सेटल कर लेगी, है ना, तो केस जाएगा ही नहीं कोर्ट में, लिटिगेशन अवॉइड हो जाता है, गवर्नमेंट जो चैनल्स हैं वो अपने आप में रेजोल्यूशन देकर हर चीज को प्रॉपरली रिजॉल्व कर देते हैं। भाई सरकार तो सरकार है, सरकार के खिलाफ शिकायत अगर सरकार से हो सकती है तो कर दो, कोर्ट कचहरी में जाने की जरूरत नहीं है। तो सेक्शन 80 को ना एक माध्यम बनाया गया है रिजॉल्व डिस्प्यूट्स को कोर्ट आउटसाइड कोर्ट रिजॉल्व करने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। अब प्रॉब्लम ये थी कि ट्रायल कोर्ट बिल्कुल शुरुआत में जब इनके खिलाफ केस किया गया था और इन्हें एज डिफेंडेंट इम्प्लीड किया गया था, तब इनको नोटिस नहीं दिया गया था। अब क्या प्रोसेस है कि नोटिस पहले दिया जाता है सरकार को या फिर गवर्नमेंट बॉडी को, नोटिस का जवाब और रिड्रेसल और डिस्प्यूट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन वगैरह सब कुछ हो जाना चाहिए, सरकार जवाब देती है, गवर्नमेंट बॉडी जवाब देती है, जवाब के हिसाब से फिर आगे बढ़ते हो। अगर उस प्रोसेस में कोई एक एडिक्वेट रिजोल्यूशन नहीं निकल कर आता है, तब व्यक्ति कोर्ट में केस कर सकता है, तब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास ज्यूरिसडिक्शन आता है उस गवर्नमेंट बॉडी के अगेंस्ट केस को ट्राई करने का। तो वो नोटिस जो है वो इट्स नॉट अ डिस्क्रेशन, इट इज नॉट एन ऑप्शन, इट इज अ मैंडेटरी प्रोसेस व्हिच नीड्स टू बी फॉलोड सो एज टू नोटिफाई द गवर्नमेंट दैट यू हैव टेकन अ डिसीजन टू सू देम, right, and give them an opportunity to at least resolve it before you take it to the court। और अगर वो रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं तब जज एंटर होता है और तब जज के पास ज्यूरिसडिक्शन आता है। नोटिस सर्व ही नहीं किया गया, मतलब जज के पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं था, बावजूद इसके वो आगे बढ़ गया, फाइंडिंग भी दे दी, इतना हेफ्टी कंपनसेशन भी अवार्ड कर दिया, इतने हेफ्टी इंटरेस्ट रेट के साथ, जो बढ़ बढ़ के 1 लाख रुपए से शुरू, 1 लाख से भी कम से शुरू हुआ और करोड़, 10 करोड़, 9 करोड़ तक पहुंच गया। सोचने वाली बात है। अब सवाल लाइक आई सेड यही है, क्या सूट मेंटेनेबल था? अगर सूट मेंटेनेबल नहीं था तो ट्रायल कोर्ट का वो जो केस था वही खत्म हो जाता है, मतलब शुरू से लेकर एंड तक जो ये 40 साल तक जो लड़ाई चली वो बिल्कुल बेमायने है। किसी भी कोर्ट के पास इस केस में फैसला देने का राइट ही नहीं था, ज्यूरिसडिक्शन पावर ही नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि मैंडेटरी रिक्वायरमेंट जो कि नोटिस की होती है उसे नहीं फॉलो किया गया। ठीक है, बिफोर इंस्टीट्यूटिंग अ सूट अगेंस्ट अ स्टेट ओन्ड एंटिटी देयर इज अ नेसेसिटी दैट यू सर्व देम विद अ नोटिस, जिसे कंप्लाई नहीं किया गया और उसकी वजह से जो शुरू की ही जो डिक्री थी वही नलिटी बन जाती है और उस पे चैलेंज नहीं किया जा सकता। इट एंड अमेंडेबल टू चैलेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 47। इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड, इट इज अ नलिटी व्हिच कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड। जो डिक्री आई है ट्रायल कोर्ट से वही नल है, वॉइड है। अब जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, वॉइड है, उसको आप एग्जीक्यूट कैसे करा सकते हो? तो ये 9 करोड़ का पेमेंट गलत है।
कोर्ट ने होल्ड किया कि ट्रायल कोर्ट का फेलियर टू सर्व सेक्शन 80 नोटिस वेंट टू द रूट ऑफ इट्स jurisdiction to entertain the suit against OSFC. As such, preconditions are recognized as mandatory in civil disputes where statutes prescribe the same. कोर्ट ने नोट किया कि इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट टू स्मॉल स्केल एंड एंसिलरी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एक्ट 1993 इनएप्लीकेबल है, क्योंकि सप्लाई जो मटेरियल का था वो 1985 में किया गया था और इस एक्ट से पहले ही सप्लाई किया गया था। ठीक है, द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल वाज डन बिफोर दिस इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एक्ट वाज पास्ड। इसी में इंटरेस्ट को लगाया गया था। दिस एक्ट अलाउज फॉर सच हेफ्टी इंटरेस्ट कंपाउंडेड एंड व्हाट नॉट। ठीक है, तो जो एक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती थी जिस टाइम पे आपने रॉ मटेरियल सप्लाई किए, उसको आप अप्लाई कैसे कर सकते हो? नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने एम्फसाइज किया कि ओएसएफसी की कॉन्ट्रैक्ट में कोई प्रिविटी नहीं थी रिस्पोंडेंट नंबर 1 के साथ और उनकी लाइबिलिटी बहुत ही लिमिटेड थी, स्ट्रिक्टली टू द एक्सटेंट कंटेम्पलेटेड अंडर सेक्शन 29 ऑफ स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एक्ट, merely as a trustee of proceeds after adjustment of its dues। कि भाई जब कंपनी लिक्विडेट हो जाती है तो उनके एसेट्स का जो पूरा निकला है वो खाता, उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसकी ट्रस्टी की कैपेसिटी थी इनकी, बस इनको पहले तो ऐड ही नहीं करना चाहिए था। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि ट्रायल कोर्ट ने एक फंडामेंटल एरर कमिट किया है by failing to frame issues regarding maintainability, jurisdiction and limitation, and by not rendering findings on these foundational questions and go to the root of the jurisdiction. Maintainability, jurisdiction, limitation से related suits उन्होंने entertain ही नहीं किए। अब जो द फैक्ट कि प्रोसीजरल कंप्लायंस ही नहीं हुआ है और बावजूद इसके वो आगे बढ़ गए हैं, उससे उनकी जुरिस्डिक्शन की जड़ में ही दाग है और इसलिए डिक्री बेकार है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मैनर को स्ट्रांगली डिसअप्रूव किया जहां पे लिटिगेशन को ऐसे कंडक्ट किया जाता है जहां पे प्रोसीजरल डिसरिगार्ड। ठीक है, प्रोसीजरल कंप्लायंस एक फॉर्मेलिटी नहीं, एक सब्सटैंटिव सेफगार्ड है, डिजाइन टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ स्टेट इंस्ट्रूमेंटैलिटीज एंड पब्लिक एक्सचेकर, पर्टिकुलरली व्हेन सेवरल करोर्स ऑफ पब्लिक मनी आर एट स्टेक। सुप्रीम कोर्ट ने डिक्री को अनएनफोर्सेबल डिक्लेयर किया। रिस्पोंडेंट से कहा कि आप जो आपने पैसा ले लिया है 2,92,00,000 के आसपास, उसे आप रिफंड कीजिए थ्रू बैंक गारंटी इनकैशमेंट और अटैचमेंट्स को वापस डिपॉजिट कीजिए विदाउट इंटरेस्ट 3 महीने के अंदर अंदर। ठीक है, तो ये है केस, इंटरेस्टिंग केस है। देखो एक छोटी सी टेक्निकलिटी और सालों से चलती लड़ाई पल में एंड हो गई, और वो भी कैसे, बिल्कुल एक धुआं बन के। सेक्शन 80 क्या है? मैंडेटरी नोटिस रिक्वायरमेंट। सेक्शन 80 मैंडेट करता है कि कोई भी सूट गवर्नमेंट के अगेंस्ट या पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी इंस्टीट्यूट नहीं किया जा सकता जब तक कि उन्हें एक प्रायर नोटिस नहीं सर्व किया जाता, एंड देन वेटिंग फॉर 2 months आफ्टर सच नोटिस इज डिलीवर्ड। नोटिस के जो नोटिस मस्ट बी डिलीवर्ड टू स्पेसिफिक अथॉरिटी। सेंट्रल गवर्नमेंट सूट्स के लिए सेक्रेटरी, रेलवे रिलेटेड मैनेजर्स के लिए जीएम जनरल मैनेजर, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के लिए चीफ सेक्रेटरी और बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए सेक्रेटरी और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। नोटिस के कंटेंट में क्लियरली रिटन होना चाहिए कॉज ऑफ एक्शन, प्लेंटिफ का नाम, डिस्क्रिप्शन, उसका रेजिडेंस और स्पेसिफिक रिलीफ जो वो सीक करना चाहता है इस लिटिगेशन में। ठीक है, हो सकता है गवर्नमेंट ही दे दे उसे वो रिलीफ। 2 महीने का वेटिंग पीरियड होता है। नोटिस सर्व करने के बाद प्लेंटिफ को 2 महीने के लिए वेट करना पड़ता है बिफोर इंस्टीट्यूटिंग द सूट, जिससे कि गवर्नमेंट को टाइम मिल सके सूट को कंसिडर और पोटेंशियली रिजॉल्व करने का विदाउट हैविंग रिजॉर्ट टू लिटिगेशन। प्लेंट की रिक्वायरमेंट्स क्या है? फॉर्मल कंप्लेंट में स्पेसिफिक स्टेटमेंट होना चाहिए डिक्लेयरिंग कि मैंडेटरी नोटिस सर्व किया जा चुका है, प्रॉपर्ली डिलीवर किया जा गया है अप्रोप्रिएट ऑफिस में एज required by law। अब देखो ये कुछ भी नहीं किया गया, nothing was done, and despite this the trial court proceeded with the trial। एक्सेप्शन फॉर अर्जेंट रिलीफ, सबसेक्शन 2 में एक एक्सेप्शन दे रखा है जहाँ पे सूट में जिसमें अर्जेंट या इमीडिएट रिलीफ की जरूरत है, वहां पे कोर्ट की परमिशन से नोटिस को सर्व किए बिना वो गवर्नमेंट के खिलाफ सूट फाइल कर सकते हैं, बट दे नीड टू स्टिल But relief cannot be granted without giving government a reasonable opportunity to show cause। No show cause notice फिर भी जाता है।
कोर्ट की डिस्क्रेशनरी पावर, जब अर्जेंट रिलीफ को सीख किया जाता है विदाउट नोटिस, कोर्ट के पास डिस्क्रेशन है प्लेंट को रिटर्न करने का फॉर रिप्रेजेंटेशन आफ्टर कंप्लाइंग विद नोटिस रिक्वायरमेंट्स। अगर अर्जेंसी के बावजूद भी कोर्ट को लगता है कि नहीं इतना अर्जेंट नहीं कि नोटिस की रिक्वायरमेंट को ही खत्म कर दिया जाए, तो प्लेंट को लौटा दिया जाता है, कहा जाता है कि पहले नोटिस सर्व करो उसके बाद आना। ठीक है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट टेक्निकल डिफेक्ट्स, सबसेक्शन 3 इंश्योर करता है कि सूट्स आर नॉट merely dismissed due to errors or defects in the notice, provided the plaintiff's identity is discernible and the cause of action and relief are substantially indicated. ठीक है। substantial compliance principle, jurisdictional safeguard. So this was the case. I hope आपको ये दोनों केसेस समझ आए, अच्छे केसेस थे, राइट। इन्हें आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। पहला केस जो है अभी तो उसका फाइनल जजमेंट आना बाकी है, लेकिन आर्टिकल 14, 15 वेलफेयर लेजिस्लेशन, मदर की डेफिनेशन फॉर वेरियस पर्पसेस, मदर की डेफिनेशन तो ऑब्वियसली नहीं आती, लेकिन हाँ एक होलसम पर्सपेक्टिव के लिए आप या फिर एक आर्टिकल 14 और 15 को एक नया रूप देने के लिए आप इस केस को ऐड कर सकते हैं, और ये तो अब सीधा ही ऐड कर सकते हैं सेक्शन 18, राइट। चलें तो फिर आज के लिए इतना ही, अगले सेशन में मिलेंगे इसी तरह के केस के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, प्लीज टेक केयर, बाय बाय।